अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 2। जिस तरह आपको पता है कि हमारी फर्स्ट क्लास 15 अगस्त को हुई थी, जिसमें हमने आपको किडनी की बेसिक्स, टाइप ऑफ डिजीज़ और किडनी के डिजीज़ के बारे में ब्रीफली गाइड किया था। अब हम ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ों को समझेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन के हवाले से, क्योंकि हमारा जो कोर्स है 3 मंथ्स का, वो बेस्ड ही डायलिसिस टेक्नीशियन के उसके ऊपर कर रहा है। जब एक पेशेंट डायलिसिस के लिए डायलिसिस यूनिट में आता है, तो एक टेक्नीशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, इनको हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से उस चीज़ की समझ आ जाए। तो हो सके तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा। अच्छा, फर्स्ट जो सबसे पहला होता है, जब आपके पास पेशेंट आता है, तो एक डायलिसिस टेक्नीशियन का जो काम होता है वो सबसे पहला ये होता है कि पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करें। आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है कि जब पेशेंट आपके पास आएगा, वो आपको डायलिसिस का बोलेगा कि मेरा डायलिसिस करना है, तो सबसे पहले आपने उसकी लैब्स और उसकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखनी है और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो लैब्स और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए हैं वो उसी पेशेंट के हैं। आपके पास पेशेंट आ गया है, आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। देन जो आपके पास सेकंड स्टेप होगा, वो आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से कि आप कोई भी जब पेशेंट आपके पास डायलिसिस में आता है, तो आपने खुद से डायलिसिस परफॉर्म नहीं करना जब तक आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर के ऑर्डर्स को ना देख लिया हो। इसके लिए आप जो टेक्नीशियन है, वो हर हाल में डायलिसिस के लिए या किसी भी प्रोसीजर के लिए डॉक्टर के ऑर्डर्स को ही फॉलो करेगा। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता हो, ना वो करेगा। अच्छा, अब आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उसने उससे ले ली, आपने उससे आइडेंटिफाई करा किया कि ये वही पेशेंट है, फिर आपने डॉक्टर्स के ऑर्डर्स देखें, डायलिसिस कब से स्टार्ट हुआ है, डायलिसिस कैसे करना है, डायलिसिस के ऑर्डर्स और प्रोटोकॉल्स क्या हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो एक डॉक्टर जो नेफ्रोलॉजिस्ट होती है, उसने उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मेंशन करके दिया होता है। आपने सिर्फ डॉक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अच्छा, इस पे जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, वो पेशेंट के प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में हमने पूछना। अच्छा, प्रीवियस रिकॉर्ड हम क्यों पूछते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड जो डायलिसिस का होता है, वो आपका जो करंट डायलिसिस होता है ना, जो अब आपके पास पेशेंट आया है और अभी आपने डायलिसिस करना है, वो डायलिसिस करने में जो प्रीवियस डायलिसिस का रिकॉर्ड होता है, आपकी बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस रिकॉर्ड से आपको पता चलता है कि पेशेंट को लास्ट डायलिसिस कब हुआ, और उस डायलिसिस के ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ब्लड प्रेशर का इशू, कोई फ्लूइड जब आप अल्ट्रा फिल्ट्रेट करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आया हो, कोई सैट्स का प्रॉब्लम आया हो, सेचुरेशन ऊपर नीचे हुई है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो वो प्रीवियस रिकॉर्ड से आपको पता चल जाती है। अच्छा, ये आपके पास हो गया थर्ड। आप फोर्थ, आपने जब डायलिसिस स्टार्ट करना है, तो पेशेंट की लैब्स देखनी है। अच्छा, पेशेंट की लैब्स में क्या आता है, सबसे पहले आपका ब्लड सीपी आ जाता है, जिसमें हमारा जो मेन कंसर्न होता है ब्लड सीपी में, वो हेमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स पे होता है। ब्लड सीपी आपने देख लिया, आरएफटीज देख लिया आपने पेशेंट के, और आपने उसके बाद देखना है इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट के, जिसमें आपका कैल्शियम पोटेशियम आता है। ये चीजें आपने देख ली। ये चीजें जो देखनी है ना, ये जो मैंने लैब्स बताई हैं आपको तीन, ये डायलिसिस के लिए होती हैं कि इस पेशेंट का डायलिसिस है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्ड के लिए आपको क्या चाहिए, कि एक डायलिसिस डिपार्टमेंट में जब पेशेंट आता है, तो डायलिसिस यूनिट को पेशेंट का क्या रिकॉर्ड चाहिए होता है, जो आपने पेशेंट से लेना होता है अपने पास रखने के लिए। उसके लिए सबसे पहले पेशेंट से आपने मशीन डिसाइड करनी होती है कि पेशेंट क्या, कौन सा है, कैटेगरी क्या है। कैटेगरी से मुराद ये है कि क्या पेशेंट नेगेटिव है, क्या पेशेंट सी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, या पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, या खुदा न खास्ता पेशेंट में एचआईवी तो नहीं है। आपने तीनों लैब्स उससे ले लेनी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड एचआईवी। ये तीनों लैब्स आपने ले ली हैं। अगर तो पेशेंट नेगेटिव है, हमें नेगेटिव पे मूव करना है, सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव पे मूव, मतलब जिस तरह आपके सेंटर का, आपकी यूनिट का प्रोटोकॉल होगा, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक आपने चलना है। और ये तीनों लैब्स जो हैं, वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आपने अपने रिकॉर्ड में रखनी है, और इस रिकॉर्ड के साथ आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी अपने रिकॉर्ड में रखनी है। अच्छा, ये यहाँ तक आपको हो गया लैब्स का। अब इन लैब्स को मैं आगे आपको ब्रीफली बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। अभी स्टार्ट इनिशियल आप इन लैब्स के नाम याद कर लें, आपके लिए इस टाइम सेकंड क्लास में ये ही बहुत काफी है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है वेस्कुलर असेस आ जाती है। वेस्कुलर असेस एक बहुत मेन चीज इसलिए होती है कि कोई भी प्रोसीजर है, मुराद ये है कि डायलिसिस है या कोई इन्फ्यूजन है या कुछ भी है। अब डायलिसिस जो आपने करना है, उसके लिए आपको असेस चाहिए। असेस इसमें टू टाइप्स की होती है, एक कैथेटर होती है और एक एवीएफ होती है, और सॉरी थ्री टाइप की होती है। कैथेटर होती है, एक एवीएफ फिस्टुला होता है, और एक एवीएफ ग्राफ्ट होती है। अच्छा, सबसे पहले जब मैं आपको बताता हूँ कि जब पेशेंट न्यू डायलिसिस पे आता है, उसका फर्स्ट डायलिसिस होता है,
तो सबसे पहले जो डॉक्टर है वो डीएलसी पेशेंट को डालता है पेशेंट को स्टेबल करने के लिए। वो उस टाइम फ्रेम के लिए होती है कि 2-3 सेशन लेके डायलिसिस के पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, देन हम उसको जब परमानेंट कैथेटर पे पेशेंट को मूव किया जाता है तो वो भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, वो सिर्फ इस टाइम फ्रेम गेन करने के लिए होती है कि इतना हमें टाइम मिल जाए, लाइक 3 to 6 months, जिसमें पेशेंट अपना एवीएफ फिस्टुले के प्रोसीजर करवाए और फिस्टुला का मेच्योर हो, देन वो पेशेंट हमने उसको फिस्टुले पे ही शिफ्ट करना होता है। फिर वो फिस्टुला जो होता है वो उसका लाइफ टाइम चलता है। अच्छा, इसकी हमने असेस चेक कैसे करनी है? अगर पेशेंट को कैथ पास हुई भी है तो आपने उस कैथेटर को ओपन करके उसको देखना है कि क्या उसमें रेडनेस तो नहीं है, क्या उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ, क्या उसका फ्लो चेक करना है कि उसका फ्लो ठीक आ रहा है। डॉक्टर ने एक ऑर्डर लिखा हुआ है कि पेशेंट की जो ब्लड फ्लो होगा वो 300 पे चलना है, तो आपने 300 के लिहाज से पेशेंट क्या फ्लो चेक कर लिया कि क्या ये कैथ है, ये हमें उतना फ्लो दे रही है जितना डॉक्टर के ऑर्डर्स हैं। अगर कैथ में या वेस्कुलर असर जो हम कैथेटर की बात करें, कैथेटर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, कोई फ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है या कोई रेडनेस है, तो आपने रेलिवेंट डॉक्टर होगा, वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो फिजिशियन है, वो मेडिकल ऑफिसर है या आपका यूनिट इंचार्ज आपका हेड है, आपने उसको इन्फॉर्म करना, देन उनसे ऑर्डर लेके आपने नेक्स्ट काम। मैं बात बात में आपको ऑर्डर का क्यों कह रहा हूँ कि आप जो डायलिसिस टेक्नीशियन होता है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करता है, चाहे वो डॉक्टर के हों, चाहे वो फिजिशियन के हों, चाहे वो अपने यूनिट इंचार्ज के हों या चाहे मेडिकल ऑफिसर के हों, वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। अच्छा, फिर हमने फिस्टुले की तरफ आना है कि अगर पेशेंट का फिस्टुला है तो फिस्टुले को हमने चेक करना है कि फिस्टुले में कोई एडिमा तो नहीं है, या फिस्टुले में रेडनेस तो नहीं है, या लास्ट जो सेशन हो चुका है उसके बाद फिस्टुले में कोई चेंजेस तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें हो रहा। आपने हाथ लगा के फिस्टुले को चेक करना है कि इसमें फिस्टुले में थ्रिल अच्छा है और ये चलने के काबिल है। अगर तो वो फिस्टुला जो आपकी वेस्कुलर असर एवीएफ है वो ठीक है, तो देन हम पेशेंट को डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए वो तैयार होता है। अब इसमें जो लास्ट स्टेप आता है वो पेशेंट की प्रिपरेशन होती है। पेशेंट फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है, आपने उस पेशेंट को सबसे पहले प्रिपेयर करना है डायलिसिस के लिए, उसको बताना है डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस में ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। आपने पेशेंट की विल पावर को बढ़ाना है ताकि वो आपके साथ और इस डायलिसिस के साथ अच्छे से चल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी कि सबसे पहले पेशेंट आपके पास आएगा तो डायलिसिस होगा। तो ये मेन क्लास है, सेकंड क्लास, जिसमें हमने आपको बताया कि एक पेशेंट जब डायलिसिस यूनिट में आता है तो एक टेक्नीशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो पेशेंट के आने से बेड तक, पेशेंट स्टार्ट होने तक आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करके पेशेंट को प्रोटोकॉल के मुताबिक डायलिसिस स्टार्ट करना है।